हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम से हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। 60 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और हमारा एक दूसरा चैनल है कोर फैक्ट, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने वहाँ पर फैक्ट वगैरह अपलोड करना शुरू किए हैं। उतनी अच्छी वीडियो तो नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियो बन रही है। तो प्लीज़ उस चैनल पर विजिट कीजिए। वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि क्या उस पर है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर कैंटिलीवर के लिए। स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो क्या होता है। सिंपली यहाँ पे यही पूछा गया कि कैंटिलीवर बीम जो होता है उसके लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो क्या होता है। ये एसएससी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एसएससी जेई में इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैंटिलीवर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 7 होता है। ये वैल्यू जो होती है लेस देन ही होती है, चाहे हमारे पास कोई भी बीम हो। सिंपली सपोर्टेड की अगर हम बात करें उसके लिए 20 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगर हम कॉन्टिन्यूस बीम की बात करें तो उसके लिए 26 होता है। तो ये वैल्यू 26 लेस देन 20 लेस देन 7 लेस देन, यानी कि इन वैल्यू जो होती है इनसे कम ही होनी चाहिए। तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इफेक्टिव स्पैन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, उसकी इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, प्रभावी स्पैन क्या होगा उसका, क्या आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन का। तो जब भी स्पैन की बात आती है तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि किसी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन जो सपोर्ट होती है। मान के चलो कि बीम की बात हो रही है तो कॉलम जो होते हैं ये सपोर्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसको हम इफेक्टिव स्पैन बोल देंगे। ऑप्शन नंबर ये हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड, जो आईएस कोड है फोर्थ रिवीजन का, उसके अकॉर्डिंग देखिए व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है। ये हम कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आरसीसी में भी आता है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। ये जो होता है ये होता है पीसीसी का, एंड 25 जो होता है वो आरसीसी का होता है। 25 आरसीसी का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईट जो हमारे पास ब्रिक होती है उसकी अगर हम बात करें, ब्रिक मैसनरी जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए 1920, या फिर हम किलो न्यूटन में ही बात करते हैं तो 19.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है ब्रिक मैसनरी के लिए। सिंपल अगर हम ब्रिक की बात करें, ब्रिक मैसनरी भी आपको पता है, ब्रिक के बारे में भी पता है। ब्रिक की बात करें तो वो 16 से लेकर 19.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। ये चीज़ आप याद होनी चाहिए आपको, और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पे आपको सॉइल के बारे में बताता हूँ कि सॉइल की कितनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि सॉइल्स जब हम सॉइल शुरू करें वहाँ पे आपको ये देखने को ना मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी देख लिए, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सॉइल जो होती है वो 16 से लेकर 17.6 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर ही होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। स्टील की तो आपको पता ही है। बाकी सीमेंट की भी आपको पता है कि कितनी होती है, 14.4 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर हम केजी में बात करें तो 1440 होती है। ये चीज़ है। बाकी और यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग द मिनिमम बीम विड्थ, बीम की जो मिनिमम विड्थ होती है रिक्वायर्ड फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम के लिए फॉर 2 आवर ऑफ फायर एक्सपोर के लिए, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपली क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि एक ऐसा बीम जिसकी मिनिमम ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ जो होती है, ब्रेड्थ नहीं सॉरी, ब्रेड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो 2 घंटे तक आग के संपर्क में ना आ सके। उसको कम से कम आग तक पहुंचने में 2 घंटे तो लग ही जाए। क्या उसकी विड्थ होगी, 2.5 mm होगी, 200 mm, 150 mm, या फिर 300 mm, कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 200 mm मिनिमम विड्थ तो होनी ही चाहिए उसकी।
तभी वो आके संपर्क में नहीं आ सकता है। सो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लेंथ जो होती है कैंटिलीवर बीम की शैल बी टेकन एज। इफेक्टिव लेंथ जो होती है कैंटिलीवर बीम की वो हम कैसे लेते हैं, वो एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग। तो हमारा आईएस कोड क्या कहता है कि इट्स लेंथ टू द सेंटर ऑफ द स्पॉट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, ये होती है कैंटिलीवर बीम जो होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ स्पॉट। जो सेंटर होता है किसी स्पॉट का, तो उसका सेंटर प्लस उसमें इफेक्टिव डेप्थ जो होती है उसको प्लस कर देते हैं, वही हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। सो बी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिंपली स्पॉटेड और कॉन्टिन्यूस बीम, सिंपली स्पॉटेड बीम है या फिर कॉन्टिन्यूस बीम है, शैल बी प्रोपोर्शनल दैट द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रिस्टेन डज नॉट एक्सीड। तो इस केस में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर रहेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, तो हमारे आई स्कोर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंपली स्पॉटेड और कंटिन्यूस बीम के सिलेंडरलेस लिमिट कितनी होती है, सिलेंडरलेस लिमिट जो होती है वो कितनी होती है। तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, हम सबसे पहले कैंटिलीवर की बात करते हैं। तो कैंटिलीवर के केस में 25B और 100B² ये इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, ये एक फॉर्मूला है सिलेंडर लिमिट जो होती है उसको निकालने का। तो ये हमसे नहीं पूछा गया, तो सिंपली इसको याद रखिए कि कैंटिलीवर के लिए क्या होता है। मैं आपको इन दोनों का बता देता हूँ कि इन दोनों के लिए 60B या फिर अथवा 250B²/D, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हम लेते हैं। अगर हमसे न्यूमेरिकल पूछ ली जाए तो आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 60B दिया गया है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी देख लीजिए। फॉर ए सिंगली रेनफोर्स विच इज नॉट करेक्ट फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, हमारे पास सिंगली रेनफोर्स बीम दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ये दोनों सही हैं। इसको आप काट दीजिए। फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम विच इज करेक्ट फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, तो ये दो चीजें जो है वो सही है, ए और बी। ये तीसरा जो है वो गलत है। अगला देखिए, तो मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम इज डन बाय। मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन जो होता है सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है? क्रिटिकल स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड या फिर लिमिट स्टेट मेथड, किसके द्वारा किया जाता है? तो लिमिट स्टेट मेथड थ्योरी जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट एंड आरसीसी बीम कैन हैव। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो होती है आरसीसी में बीम में जो हम प्रोवाइड करते हैं कितनी होती है, कैन हैव कितनी होती है? मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 4% ऑफ बीडी होता है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो 0.85 BD/FY, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है मिनिमम टेंशन रेनफोर्स के केसेस में। अगला देखिए, इफेक्टिव स्पैन जो होता है फ्रीली सपोर्टेड बीम और स्लैब इज, जो फ्रीली सपोर्टेड बीम है या फिर स्लैब है फ्रीली, तो उसके लिए इफेक्टिव स्पैन जो होता है वो कितना होता है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जो इफेक्टिव स्पैन होता है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड स्पॉट, या फिर क्लियर डिस्टेंस होती है बिटवीन द स्पॉट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारा इफेक्टिव स्पैन होता है, जो फ्रीली सपोर्टेड बीम होता है या फिर स्लैब होता है। इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिनिमम स्पेसिंग जो होती है बिटवीन हॉरिजेंटल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन। हमने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो क्या है, सेम साइज की है या फिर सेम डायमीटर की है। तो मिनिमम स्पेसिंग जो होती है किसके बीच में, हॉरिजेंटल जो पैरेलल रेनफोर्समेंट है, हॉरिजेंटल पैरेलल रेनफोर्समेंट जो है उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, स्पेसिंग जो होगी वो कितनी होगी, सिंपली हमसे यही पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है तो 1 डायमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीजी ऐसे ही आ रहा है, 1 डायमीटर होता है, जो भी डाया होगा 1 डायमीटर हम लेते हैं। तो ये देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो होती है यानी कि सिग्मा की वैल्यू हमसे पूछ ली है कि सिग्मा क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। तो ये फॉर्मूला होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का। तो हमसे यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ गिवन है कि M20 का ग्रेड हम यूज कर रहे हैं, एफ सी के की वैल्यू M20 दी गई है 20। तो पी जो स्टैंडर्ड हमें फाइंड आउट करना है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, वो 27 हमसे ऑलरेडी गिवन है। ये क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमसे क्या पूछा होता है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। M20 का ग्रेड दिया, ये नहीं दिया होता है, तो हमें M20 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग दी हुई है आई कोड में कि इस ग्रेड के लिए इतनी होगी, इस ग्रेड के लिए इतनी होगी। वैसे ही M20 के लिए भी वैल्यू गिवन है कि आई कोड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है। तो M20 यहाँ पे प्लस इसमें ये कर देते हैं इनटू हम सिग्मा की वैल्यू M20 के लिए कितनी होती है उसको करके हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन हमसे यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ यानी कि पी की वैल्यू गिवन है पहले से ही, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है तो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाए तो थोड़ा टफ लेवल का ही हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमसे पी की वैल्यू गिवन है 27 इज इक्वल टू, हमसे हमारे पास M20 यानी कि एफ सी के की वैल्यू 20 दी गई है, प्लस हमसे 1.65 ये तो कॉमन वैल्यू होती है इनटू सिग्मा। सिग्मा तो हमें अगर ये दी नहीं होती तो हमें पता हो रहा है कि सिग्मा की क्या होगा, तो हमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 27 इज इक्वल टू 20 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। तो इन दोनों को हम एज इट रहने देते हैं, यानी कि ये 1.65 इंटू सिग्मा यानी कि 1.65 सिग्मा ये हो गया। अब इन दोनों को देखते हैं हम फाइंड आउट करके। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। ओके, अब हमारे पास 7 प्लस ये बच गया, सॉरी 7 इज इक्वल टू बचेगा क्योंकि ये इज इक्वल टू इस तरफ चला गया, तो 7 है हमारे पास। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास 7 इज इक्वल टू 1.65। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो 7 डिवाइड बाय 1.65 इज इक्वल टू 4.24। ये हमारे पास आंसर आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको साइन कन्वेंशन आने चाहिए। अगर हमारी कोई प्लस की वैल्यू है, कुछ इस तरह की वैल्यू, तो वो इस तरफ जाके माइनस की हो जाती है, मल्टीप्लाई की वैल्यू तो डिवाइड हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, इन सिंगली रेनफोर्स बीम। ये क्वेश्चन जो है सिंगली रेनफोर्स बीम का नहीं था, ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का था। तो ये क्वेश्चन मैं बुक्स देख रहा था तो वहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिल गया, तो मैंने इस चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया। तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जो है एक दो बार मेरी नज़र में आया भी था, लेकिन मैंने उस टाइम सॉल्व नहीं करवाया था। तो चलो हो गया आप सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज।
तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। जब भी इफेक्टिव डेप्थ जो होती है किसी भी बीम की आपको मेजर करनी होती है, नापनी होती है, तो आप कंप्रेशन एज एंड टेंसाइल एज जो होती है उन दोनों का ही रेनफोर्स टेंसाइल एज नहीं होती है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो होती है उससे ही आप उसको मेजर कर सकते हैं। टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो होती है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर नॉर्मल केसेस स्टिफनेस ऑफ सिंपली रेनफोर्स्ड बीम इज स्ट्रेटिफाइड इफ द रेशियो ऑफ स्पैन टू its overall depth does not exceed simply supported beam 20। मैंने पीछे आपको बताया था 20 होता है, कंटिन्यूस के लिए 26 होता है। अगला देखिए, कंटिन्यूस की बात कर रहे तो कंटिन्यूस सिंपली आपको 26 पर आंसर लगा देना है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द मैक्सिमम एरिया जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का शैल नॉट एक्सीड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 0.04 BD, ये या फिर 4%। हमारा IS कोड जो है ये कहता है कि 4% होना चाहिए। मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम कितनी होती है। अगला क्वेश्चन वैसे मिनिमम का ही है आगे आने वाले टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कंटिन्यूस बीम, continuous beam है the distance between the 2 points of zero moment in the beam may be assume as क्या assume करते हैं हम, तो हम assume करते हैं 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन, ये हम assume करते हैं 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन, यही हम assume करते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम टेंशन स्टील इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम मिनिमम सबसे कम टेंशन स्टील जो होता है वो किसी बीम में प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका मेन मोटिव होता है, क्या करने के लिए, ताकि जो ब्रिटल फेलियर होता है वो रोका जा सके। ब्रिटल फेलियर किसके केसेस में होता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। ये ब्रिटल फेलियर किस में आता है, प्लास्टिक फेलियर कौन किस में आता है, इलास्टिक फेलियर, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया भी था। अगला देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मेशन आर RCC डी बीम प्राइमरी डिज़ाइन, डिफॉर्मेशन जो होती है RCC डी बीम की प्राइमरी डिज़ाइन किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं। डी बीम जो होता है बेंडिंग के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। सिंपली आप क्वेश्चन को ये वाला देखिए, जो मेन पॉइंट्स होता है उसको उठा के आप ये कर सकते हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको देखना होता है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अगला देखिए, कंटिन्यूस बीम विल बी क्लासिफाइड एज बीम डी बीम, कंटिन्यूस बीम जो है उसको हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, डी बीम की तरह क्लासीफाई कर रहे हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज, कंटिन्यूस बीम की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए 2.5 होता है, कहाँ पर दिया गया है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे सिंपली सपोर्टेड, अगला क्वेश्चन वही है, इसको देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करते हैं तो वो डी बीम तब कहलाता है जब उसका इफेक्टिव डेप्थ टू स्पैन रेशियो जो होता है वो 2 होता है, कंटिन्यूस के लिए 2.5 होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड वो कैरी कर रहा है, विल बी सेफ इन डिफ्लेक्शन इफ द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू डेप्थ रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लेस देन होता है 20, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज केप्ट, क्या रेशियो आप रखते हैं ब्रेड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ, जो रेशियो होता है वो, तो आप हाफ रखते हैं या फिर 0.5, ये यहाँ पर दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेशियो ऑफ स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ डज नॉट एक्सीड 10, द स्टिफनेस ऑफ बीम विल बी ऑर्डिनरी बी स्टेटिफाइज इन केस ऑफ, किस केस में क्या आंसर रहेगा, तो कैंटिलीवर के केसेस में, कैंटिलीवर केस 7 ही होता है, आपको पता है कि इसकी स्पैन टू डेप्थ रेशियो 7 होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होगा सिंगली रेनफोर्स बीम में, तो इसमें क्या होगा कि कंप्रेशन इज बियर इंटायरली बाय कंक्रीट,
कंप्रेशन जो होता है सिंगली रेनफोर्स बीम में वो कंक्रीट के द्वारा ही सहन किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई लोड आता है, कंप्रेशन पर आता है, तो कंक्रीट के द्वारा ही वो सहन किया जाता है, कैरी किया जाता है। अगला देखिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज बाय, डिफ्लेक्शन जो होती है बीम की वो डिक्रीज की जा सकती है किसके द्वारा, डिक्रीज की जा सकती है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आईएस कोड है वो कहता है। अगला देखिए, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही स्टेटमेंट है वो देखिए, कंटिन्यूस फिलर आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम। कंटिन्यूस फिलर जो होते हैं वो आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम के द्वारा वो सपोर्ट किए जाते हैं उनको। अगला देखिए, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज, स्पेसिंग जो होती है स्ट्रप्स की रेक्टेंगुलर बीम में इज कितनी आप रखते हैं, क्या आप रखते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। सेंटर जो होता है स्ट्रप्स की स्पेसिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास सपोर्ट होती है वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है वैल्यू। अगला देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है साइड रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm इज, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है, तो वो 300 mm एंड विड्थ ऑफ वेब ऑफ द बीम, इन दोनों में से जो भी कम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। या तो 300 mm होगा या फिर जो विड्थ होती है वेब की वही हमारा, उन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हम मैक्सिमम स्पेसिंग लेती हैं साइड रेनफोर्समेंट के लिए, अगर हमारा डेप्थ जो होती है वेब की वो 750 से ज़्यादा हो जाती है तो उस केसेस में। सो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज गिवन बाय, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो होती है वो हम इतनी प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम हम इतनी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन जो होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी बीम रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट आपको वो देता है, तो हमें डेप्थ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यही हमें वो रिजल्ट देता है, उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। जिसने अभी तक हमारे दूसरे चैनल पर विजिट नहीं किया वो विजिट कर लीजिए, मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लोड ऑन ए लिंटल एज्यूम एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लिंटल है उस पर कौन सा लोड आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आई लोड जो होता है वो लग रहा है। इफ द मैसनरी एबव इट इज अप टू हाइट ऑफ, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो 1.25 टाइम्स इसका आंसर हो जाता है इफेक्टिव स्पैन जो होता है। अगला देखिए, कवर इन रेनफोर्समेंट इज इसेंशियल टू, कवर जो होती है वो क्यों जरूरी होती है, क्या रीजन होता है कवर प्रोवाइड करने का, क्या रीजन होता है, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके एक्सटर्नल हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उससे, कवर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर पानी पड़ेगा तो पानी से आपको पता है कि जंग लगता है, जंग लगने के बाद हमारा जो स्टील होता है वो सड़ गल सकता है, तो उसी के लिए हम कवर जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करते हैं, इतनी हम प्रोवाइड करते हैं। वेयरिंग ऑफ लिंटल इज, वेयरिंग जो होती है लिंटल की इज कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, कितनी आप प्रोवाइड करते हैं, तो वेयरिंग जो होती है 15 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, तो 4% मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं।
बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिंपली ए रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 इंटू 150 mm इफ चेकड फॉर लैटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन द बीम विल बी, द बीम क्या होगा। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आंसर तो वैसे एमसीक्यू वाले दिए गए, लेकिन एक न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है, कैंटिलीवर का केसेस हमसे पूछ रहा है। स्पैन टू, अगर हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन, मैंने आपको बताया कि लेस देन वैल्यू होती है स्पैन टू डेप्थ रेशियो के लिए, तो वो वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो स्पैन हमारे पास, यानी कि लेंथ कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है। अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4000 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है ब्रेड्थ एंड डेप्थ जो दी गई है वो मिलीमीटर में दी गई है, इसलिए हमें इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 150 दी गई है वो ब्रेड्थ दी गई है, अब 500 दी गई है वो डेप्थ है। तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो यानी कि 500 अगर हम करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 8×5 = 40, इनके 7 से ज़्यादा हो गई है, तो डिफ्लेक्शन में ये फेल हो गया। अब डिफ्लेक्शन में देखिए फेल यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा आंसर सही लग रहा है। ये हमने अभी चेक नहीं किया, इसको भी देखते हैं, ये भी सही लग रहा है। अब हमको उसको में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अब इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 25 b होती है। आपको पता है कि लैटरल स्टेबिलिटी आपको चेक करनी होती है, तो 25 b होती है, या फिर 100 b² / d। इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो बी हमारे पास 150 दिया गया है, 25 × b आप जब भी करते हैं तो हमारे पास कितना आता है। तो 25 × 100 जो होता है वो 3750 होता है mm। और जब हम 100 इंटू 150² / 500 करते हैं तो ये तो ज़्यादा ही हो जाता है, 45 तक हो जाता है। तो हम मिनिमम होता है वो ही लेते हैं, तो ये 3750 या हम मान सकते हैं कि 4000 आ गया। तो इट मीन्स कि हमारी स्टेबिलिटी में भी ये फेल हो गया, तो दोनों में फेल हो रहा है। सो हमारा आंसर इसमें सी आंसर हो जाएगा, दोनों में ये फेल हो जा रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओवर लोड इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द स्पॉट ऑफ फ्लोर रूफ एंड ऑल द अदर हॉरिजेंटल मेंबर शुड नॉट एक्सीड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो स्पैन ओवर 250 होता है। तो स्पैन ओवर 250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है एसपीजे में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द assumption made in the theory of reinforcement concrete beam is that assumption is made। तो देखिए, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील ओनली। तो आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेस जब भी लगता है तो वो स्टील जो होता है, रेनफोर्समेंट जो होती है उसके द्वारा ही वो सहन किया जाता है। अगला देखिए, द स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। बिल्कुल सही है। देर इज सफिशिएंट बॉन्ड भी होना चाहिए इन दोनों के बीच में। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारी ही सही है आरसीसी बीम के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, डीप बीम आर डिज़ाइन फॉर। डी बीम जो होता है किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डीप बीम डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शेयर रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वे एक्सेप्ट। किसको छोड़कर क्या प्रोवाइड किया जाता है शेयर रेनफोर्समेंट के लिए, बीम के लिए? तो लॉन्गिट्यूडनल बार जो होती है उसको छोड़कर सभी प्रोवाइड किया जाता है। स्टब्स, इंक्लाइंड एंड शेयर रेनफोर्समेंट की जब भी बात आती है तो स्टब्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइन के रूप में, इन दोनों के रूप में हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बार जो होती है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार हम स्लैब के केसेस में प्रोवाइड करते हैं, बीम के केसेस में प्रोवाइड करते हैं। स्लैब, अगला देखिए कॉलम में, अगला देखिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी बीम, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी बीम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो होती है स्टील रेनफोर्समेंट में बी टेकन एज, कितनी आप प्रोवाइड करते हैं? स्लैब का केसेस जब भी आएगा आपसे
उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, बीम के लिए भी आपको पता होना चाहिए, कॉलम के लिए भी आपको पता होना चाहिए। स्लैब का केसेस जब भी आएगा तो 0.7 इंटू 1 हमारा स्लैब के केसेस में होता है, ये हमसे बीम का केसेस होता है, एंड 0.8 से लेकर 6% जो होता है वो कॉलम के केसेस में हम प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स नियर द स्पॉट। नियर द स्पॉट मिनिमम हम प्रोवाइड करते हैं, सेंटर में मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। सेंटर जो होता है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा, ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स नियर द स्पॉट इज इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, चेंज, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने पीछे क्वेश्चन ये डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम दिया गया है, 300 mm उसकी विड्थ दी गई है एंड इफेक्टिव डेप्थ 750 दी गई है। इज प्रोवाइडेड विद 2000 mm स्क्वायर स्टील, स्क्वायर होगा यहाँ पे स्टील, इफ द मॉडुलर रेशो 15 है। इफेक्टिव डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो क्या होती है? तो डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की उसका फॉर्मूला होता है bx² / 2 इज इक्वल टू MAST इंटू D - x। हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमारे पास ब्रेड्थ कितनी दी गई है? ब्रेड्थ जिसको हम बोल सकते हैं 300 mm दी गई है, 300, x कोई वैल्यू नहीं है, x का स्क्वायर ओवर 2, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। इज इक्वल टू मॉडुलर रेशो 15 दिया गया है। AST भी हमारे पास 2000 दी गई है। अंडर रूट में इफेक्टिव डेप्थ 750 दी गई है। x की वैल्यू कुछ नहीं है, -x हम कर देंगे। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 300 mm आ जाएगा। आप वैल्यू सॉल्व करके देख सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जैसे फोटो किया है, आप अपने मोबाइल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो होता है कंटिन्यूस बीम के लिए विद स्टील ग्रेड ऑफ FE 415 शुड नॉट बी मोर देन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो कंटिन्यूस के लिए 26 होता है, सिंपली स्पॉटर के लिए ये होता है, कैंटिलीवर के लिए ये होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन सिंगली रेनफोर्स बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। स्टील रेनफोर्समेंट जो होती है हम प्रोवाइडेड इन किस में आप प्रोवाइड करते हैं? टेंसाइल जोन में आप स्टील प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, फॉर ए कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम। एक कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब है जो कि सपोर्ट है, बीम पर रखा हुआ है। द रेशियो ऑफ एंड स्पैन टू ऑफ लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ इज। क्या रेशियो होता है इन दोनों का? तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 0.9 होता है। ये आई स्क्वाड के अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू है, कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है कि फाइंड आउट कर किया जाए। अगला देखिए, मीन स्पेसिंग जो होती है बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन। मिनिमम स्पेसिंग की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट डिफरेंट साइज के लिए शुड नॉट बी लेस देन। डिफरेंट साइज हमसे पूछा गया है, तो ये जो होता है वो जो सबसे बड़ी बार होती है उसका डायमीटर ही हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हमसे बार जो है वो डिफरेंट दी गई है, यानी कि दोनों बार डिफरेंट डिफरेंट है, तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिंपली फोटो बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी सेफ इन डिफ्लेक्शन इफ द रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ इज। सिंपली स्पॉटेड बीम के लिए तो लेस देन 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली स्पॉट के लिए 20 होता है, 26 किसके लिए होता है ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, द स्पैन टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड बाय हमारे आईएस कोड फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट बीम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट। किस किस ऑर्डर के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, क्या पर्पज होता है? ताकि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विल बी इन बिलो। डिफ्लेक्शन जो होती है बीम की वो नीचे रहे, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है उससे नीचे ही रहे, इसलिए हम स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल स्पेस ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम।
मिनिमम वर्टिकल स्पेस जो होता है मेन रेनफोर्समेंट, वर्टिकल मेन रेनफोर्समेंट आपको पता है कि आप शोल्डर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं, तो उनका मिनिमम स्पेसिंग जो स्पेस जो होता है मेन रेनफोर्समेंट के लिए आरसीसी बीम में, व्हाट इज द, क्या होता है, तो वो होता है द डायमीटर ऑफ लार्जर बार ऑफ, या फिर टू थर्ड ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। द डायमीटर ऑफ लार्जर बार जो होती है वो होता है, या फिर टू थर्ड जो नॉमिनल साइज होता है, मैक्सिमम साइज होता है साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट का, वो होता है। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम स्पेसिंग जो होती है टेंशन रेनफोर्समेंट वो कितना प्रोवाइड करते हैं, FE 500 स्टील के लिए, FE 500 स्टील के लिए। तो टेंशन की बात हो रही है, टेंशन स्टील हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.85 BD ओवर FY। BD की तो कुछ दिया नहीं है, 0.85 ओवर FY हमारे पास 500 दिया गया है, तो ओवर 500 हम करेंगे तो हम इसको काट कूट कर देखते हैं वैल्यू परसेंटेज में पूछी गई है, तो इन दोनों में से जो भी आंसर आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा 17, तो उसको इंटू हम 100 भी कर देते हैं, तो 0.17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर आ गया। अगला देखिए, टेंशन बार इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज इन द स्पॉट अप टू, क्या होता है, तो LD होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग साइड रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ वेब FV में एक्सीड, कब आप प्रोवाइड करते हैं साइड रेनफोर्समेंट जो होती है, अगर हमारी डेप्थ जो है वो वेब की 750 mm से ज़्यादा हो जाती है, तो वो 0.1% हम प्रोवाइड करते हैं, इक्वली प्रोवाइड करते हैं बोथ साइड। तो 0.1 जो होगा इसका हाफ होगा, वो हम वो दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम स्पेसिंग जो होती है वो 300 mm ही होती है साइड रेनफोर्समेंट के लिए। ये पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया है कि कितनी कितनी होती है। अगला देखिए, लैटरल स्टेबिलिटी के लिए हमसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कंटिन्यूस के लिए पूछ रहा है, तो 60 B होती है, और या फिर 250, ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया भी था, तो हमारा D इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, विच एवर इज लेस। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, एज पर हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो हम कितनी लेते हैं, तो हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो B आंसर हो जाएगा, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ओवर 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए वहाँ पर जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।